एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फेल्योर है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है? हम कितने हाइट पे उड़ रहे थे, उसमें हमारा क्या कम्युनिकेशन हो रहा था, हमने किस किस को संपर्क किया। ये जो घटना घटी है इसमें 3-4 कारण हो सकते हैं। सर, जो टर्किश मेंटेनेंस कंपनी है उससे जो जुड़ी टीम है उसका रोल क्यों शक के दायरे में है? देखिए, ये जो टर्किश कंपनी है इसके पहले इनका इतिहास जो रहा है वो कुछ केसेस आई हैं। जो आप डॉट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको कनेक्ट कीजिए तो बिल्कुल सही है। सबको पता है कि आज वहाँ पे इजराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और भारत एक तरीके से इजराइल के सपोर्ट में है। किन संभावित एंगल की जांच जरूरी है? कौन शक्तियाँ इसके पीछे हो सकती है? डीपली स्टडीज़ करें, डीपली रिसर्च करें, डीपली उसका इन्वेस्टिगेशन अगर करें तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर मनोज कुमार सर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो आज की हमारी जो पेशकश है, खास जो टॉपिक है वो एयर इंडिया का जो विमान अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ, लैंड जस्ट टेक ऑफ के 55 सेकंड के बाद वो क्रैश हो गया और उसमें किस तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर्स का हाथ है ये आप जानेंगे इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू पंकज। सर, पहला सवाल है कि एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फेल्योर है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये जो घटना घटी है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि 242 लोग इसमें उनका जिस तरीके से सिर्फ एक आदमी बच पाया है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार के लोगों को इस दुख की घड़ी में उनको एक शक्ति दे, जिससे कि वो जो उनका एक जो क्षति हुआ है उसकी पूर्ति होना तो मुश्किल है, लेकिन ये पूरे ही मतलब ये मानव समाज में जो इस तरीके का घटना घटा है ये बड़ा ही दुखदाई है और हर लोग दुखी है। मतलब पूरा विश्व इस चीज़ को लेके एक बड़ा ही मतलब सैड फीलिंग कर रहा है, क्योंकि इस तरह की घटना जैसे घटी है वो मुझे लगता है कि भारत में, अभी गुजरात में, वो इसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो पा रहा। रही बात आपने जो सवाल किया है, देखिए कोई भी जब घटना घटती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं एविएशन का कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन चूँकि एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन और इसमें जो एक खास करके जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, तो इसको इस एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। और अभी इस पे बहुत भारत सरकार ने एजेंसीज़ को डिप्लॉय किया है, जिस पे बहुत जल्द ही इसका इनपुट हम लोगों को निकल के आएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो खास करके एविएशन में जो टेक्निकल एरर्स जो होते हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये होते हैं, लेकिन उसको ठीक कर लिया जाता है। क्योंकि आप देखिए, जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ करती है तो उसके पहले पूरा एक टीम होता है, उसके हर चीज़ का, उसके इंटरनल, उसके मैकेनिकल, उसका फ्यूल, हर चीज़ का जांच होता है और फिर करेक्शन होने के बावजूद ही उसको हरी झंडी दी जाती है ताकि वो आगे उसमें बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि एक जांच का विषय है, इस पे कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन मैं ये जो देख रहा हूँ, क्योंकि ये घटना सामान्य घटना नहीं है, अगर हम ह्यूमन एरर का भी देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का बोइंग जो प्लेन है 787, वो एक अपने आप में ही एक बड़ा ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और टेक ऑफ होने के बाद मात्र 55 सेकंड के अंदर उसका गिरना, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। तो अब ये जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक इस पे कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। लेकिन इसके एंगल्स 2-3 एंगल्स बन सकते हैं, क्योंकि जो मेंटेनेंस कमेटी है किस तरीके से उसने उसको ओके किया, जो उस समय जो टीम कर रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी पिछले वीक में जिस प्रकार से इसमें इस घटना को लेके जो
मेंटेनेंस कमेटी में जो टीम काम कर रही थी उसको टाटा ने एक तरीके से बैन कर दिया था। अभी आप देख सकते हैं 5 जून से लेके 11 जून के बीच में वो लोग गुजरात हाई कोर्ट में वो कंपनी जाके वहाँ पे ये कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे रिलीफ नहीं दिया। तो ये इस तरीके की घटनाएं दिख रही हैं और आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से वर्ल्ड में जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, तो इसको भी इस चीज़ से जोड़ के देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है कि इसमें भारत सरकार सक्षम है और जिस तरीके के एजेंसीज का उसमें यूटिलाइज किया जा रहा है, बहुत जल्द ही इसमें हम सभी लोगों को इसका जो मेन कारण है वो निकल के सामने आएगा। सर, जो टर्किश मेंटेनेंस कंपनी है उससे जो जुड़ी टीम है उसका रोल क्यों शक के दायरे में आया है? देखिए पंकज जी, कोई भी कंपनी जब काम करती है तो सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। तो ये जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं इनका जो मेन मोटिव होता है हाउ टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का ये एक ऐसा चक्र है कि इसमें आपको प्राइवेट प्लेयर को लाना ही पड़ेगा। आप सब कुछ पब्लिक प्लेयर के पब्लिक सेक्टर्स के आधार पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जो तर्कीश अभी चूँकि आपने जो सवाल किया वो पहलगाम घटना के बाद से जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसमें आपको पता होगा कि तर्कीश ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया, वो चाहे वेपन्स के थ्रू, ड्रोन के थ्रू और पब्लिकली आया। तो ऑब्वियस है कि आज भारत में जो नेशनलिज्म को लेके खास करके जो कि हर जनमानस में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, वो 2014 के बाद से आपको दिख रहा है कि किस तरीके से लोग नेशनल इंटरेस्ट के प्रति एक मुखर और अपने इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उस घटना घटने के बाद से जो एक प्रेशर बना टाटा ग्रुप ने, उसके साथ जो एक डील था, जो उसका एमओयू था, उसको अपने उस एविएशन सेक्टर से उसको बाहर किया। और आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्वियस है कि उसके इंटरेस्ट की कहीं ना कहीं क्लैश था। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट भी शुरू हुए उसके सपोर्ट में, भारत में प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस का भी इसमें रोल हो सकता है। तो क्योंकि देखिए आज ये कोई साधारण घटना नहीं है। 241 लोगों का एक साथ विद इन 1 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाना। 4 डॉक्टर भी मरे हैं सर। आप उसमें बहुत मतलब सारे पिक्चर्स निकल के आ गया। और उसमें जहाँ पे वो प्लेन गिरा वहाँ एक हॉस्टल मेस था डॉक्टर्स का, वो लोग भी उसमें उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। तो ये बड़ा ही दुखद है और मुझे लगता है कि इसमें जो भारत की जो सरकार है इसमें ऑब्वियसली कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि 2014 से अभी 25 तक में लगभग जो हमारा एविएशन जो सेक्टर्स है उसमें डबल आपका एयरपोर्ट्स वगैरह खुल गए हैं। आज 160 लगभग 150 या 60 के बीच में एयरपोर्ट रेगुलेट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लोगों को इसमें मतलब स्किल्ड लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोगों का कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्टेशन का वो टाइम का बचत हो रहा है। लेकिन इस तरीके की जब घटनाएं घटती हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें जो इंटरनेशनल जो फोर्सेज हैं, जो इसके प्लेयर्स हैं, इनको भी देखने की ज़रूरत है कि क्या इसमें उनकी मिली भगत हो सकती है। क्योंकि देखिए आज जो वार है वो सिर्फ फिजिकल वार नहीं है, हर लेवल पे कंपटीशन है। और ये ग्लोबलाइजेशन का एक और ख़ास करके प्राइवेट प्लेयर जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और मुझे लगता है कि इसमें देखना होगा कि आने वाले पिछले 2-3 महीने में मेजर स्टेक होल्डर टाटा जिस तरीके से एक ब्रांड बन रहा था इस एविएशन सेक्टर्स में, हो सकता है कि जो उसके अपोनेंट है उनका भी इसमें रोल हो सकता है। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इन सब सारे विषयों को जो जांच एजेंसी है उसको भी ध्यान में रख के देखना चाहिए कि विद इन 1-2 मंथ बिफोर इस तरीके की कोई डील हुई है क्या, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है क्या, कोई अच्छा रूट इन्हें मिला है क्या जिसके माध्यम से जो इनकी जो अपोनेंट कंपनी है। तो मुझे लगता है कि इन सब सारे विषयों पे अगर सरकार जांच कराती है तो ये भी पक्ष निकल के आ सकता है। सर, एक एडम करके हैं, सारा एडम जो है वो कहा जाता है कि सर CIA और FBI के साथ उसकी एजेंट है वो, और वो साउथ एशियन रीजन्स में काफ़ी एक्टिव रहती है, यहाँ की पॉलिटिक्स में
अफगानिस्तान में भी उन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस किए। जो सारा एडम्स हैं उन्होंने ट्विटर पे 9 तारीख को सर उन्होंने ट्वीट किया कि समथिंग बिग विल हैपन इन इंडिया बिकॉज देयर इज ए सम मीटिंग्स विद द अल-कायदा, ISI एंड द टर्किश पीपल, और ये मीटिंग होती है अफ़गानिस्तान में। और ये बहुत बड़ी बात है सर। सारा एडम्स जो हैं अभी तक जो जो बातें कही हैं वो सारी बातें सही हुई हैं। तो इस तरीके की मीटिंग हुई है वहाँ पे और कहा गया है कि समथिंग विल हैपन बिग इन इंडिया। बिल्कुल, देखिए जैसे और 9 तारीख को मीटिंग होती है सर, 11 तारीख की ये घटना है ना। बिल्कुल, ये जो एंगल जो आ रहा है सारा एडम्स के ट्वीट के द्वारा, मुझे लगता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी कहीं न कहीं है। और जो भारत की जो जांच एजेंसी है, मुझे लगता है कि इस पे काम करना शुरू कर चुकी होगी, क्योंकि ऐसा कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि आप 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कोई आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ शेयर करते हो और वो चीज़ें घट रही हैं और पर्टिकुलर उसी प्लेन में जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक रिसर्च और ख़ास करके जांच का विषय बनता है। और इसमें नो डाउट जिस तरीके से भारत ने पहलगाम घटना के बाद से पूरे खास करके पूरे वर्ल्ड को जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी को जो एक मैसेजिंग किया है, ऐसे बहुत सारे जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं भारत की एक उभरती हुई जो क्षमता है उससे वो एक अपने आप को कमज़ोर समझने का उन्हें ऐसा फील हो रहा है। और इस तरीके की चीज़ें जब कंपटीशन होता है जहाँ पे नंबर की बात है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो एंटी एलिमेंट्स हैं वो कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। तो ये सारा एडम्स का जो ट्वीट है, ये ऑब्वियस है कि भारत सरकार इसको अपने जांच एजेंसी में इसको देखेगी, इसके क्या फैक्ट्स है। और देखिए CIA का अगर इस तरीके का आ रहा है और वो CIA के एजेंट के रूप में अगर वो अपने आप को पब्लिक डोमेन में शेयर करती हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्वेश्चनेबल है। क्योंकि क्या इसके पहले भारत सरकार का जो एजेंसी है उसको कम्युनिकेशन किया गया कि नहीं किया गया? क्योंकि देखिए एविएशन जो सेक्टर है वो किसी एक नेशन का नहीं है। उस प्लेन में विश्व के हर देश के नागरिक यात्रा कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इस तरीके का राइवलरी अगर यूटिलाइज किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इस एविएशन सेक्टर पे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि इस एविएशन सेक्टर्स में आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में किसकी हेजेमनी रही है? आज भी फर्स्ट वर्ल्ड का ही हेजेमनी रहा है। आज भी वो जो जिस तरीके से उसका जो मैकेनिकल, उसका टेक्निकल, उसका प्रोडक्शन आप देखेंगे तो सब वही लोग हैं। तो अगर इस तरीके की घटनाएं यहाँ पे घटती हैं आपसी राइवलरी को लेकर, तो मुझे लगता है कि बहुत ही थिंकेबल ये सब्जेक्ट बनेगा आने वाले समय में। और इसमें पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत है कि क्या इस तरीके से सबोटाइज किया जा सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा ही मानव सभ्यता में मुझे लगता है कि इस तरह की घटना अगर ये टेक्निकल एरर नहीं है, कॉन्स्पिरेसी है, सबोटाइज है, तो ये एक मुझे लगता है कि ये ये बहुत ही क्वेश्चनेबल है। और इसमें जो भी इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, और स्टेक होल्डर्स विश्व के सारे देश हैं, क्योंकि ऐसा आज के डेट में ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, एविएशन एक बहुत ही सरल माध्यम है। जिस तरीके से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, हर देश इसको प्रमोट कर रहा है, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है इस सेक्टर्स में। लेकिन अगर उस सेक्टर्स में अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आती हैं, तो मुझे लगता है कि हर सरकार को, हर एजेंसी को रीथिंक करने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने सिटीजन्स का, अपने लोगों का, जो मानव का जो सिविलाइजेशनल है, उसको हम कैसे सेफ कर सकें। सही बात सर। जिस तरीके से प्लेन क्रैश होते हैं, जैसे मिग जो हो गया, फाइटर प्लेन्स हमारे, वो भी आए दिन कभी ना कभी क्रैश की घटनाएं की खबरें जो हैं न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से प्राप्त होते रहती हैं। और ये अभी यात्री विमान है। यात्री विमान में लोग ज़्यादा थे तो इसलिए हल्ला ज़्यादा मचा सर। अब ऐसी बात है, ये घटना है, जो भी लोग मरे हैं उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, दुख है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये सर कि जो फाइटर प्लेन है उसमें हमारे जो कैप्टन्स जो होते हैं, एयरफोर्स के जवान,
उनका देहांत होता है, वो शहीद हो जाते हैं सर, क्रैश होता है तो। और हाँ, ये हमेशा हो रहा है, ये राजीव गांधी के टाइम में ये प्लेन शायद खरीदा गया था। और इधर देख रहे हैं सर कि एयर इंडिया का भी विमान इस तरीके से घटना हुई है। रोज तो नहीं होती है, बट खैर जो भी जब भी होती है, घटना हुई क्यों, सबसे बड़ा तो सवाल ये है। तो क्या सर जो भारत की जो एविएशन की जो पॉलिसी है उसमें खामी है, या ये कह लें कि ये इंटरनेशनल मेंटेनेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है जो भारत के साथ, जो सिक्योरिटी जो क्लॉज है, वो पर्याप्त नहीं है, क्या है इसमें? देखिए पंकज जी, ये जो एविएशन में खास करके इस तरीके की जब घटनाएं घटती हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारे R&D होते हैं कि कोई भी जब चीज़ एक्सिक्यूट किया जाता है, और ख़ास करके ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें बहुत देश और बड़े बड़े प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये जो बोइंग का जो घटना घटा है वो साधारण घटना नहीं है। मुझे लगता है कि मतलब इतिहास में अगर आप देखिए तो शायद इस तरीके की पहली घटना घटी है। खैर जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज का जो खास करके जो इंटरनेशनल जो मेंटेनेंस जो कंपनीज़ हैं जिनके साथ भारत सरकार का टाई अप है, मुझे लगता है कि भारत जिस तरीके से अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहा है, भारत को भी इस पे R&D करना चाहिए और भारत की खुद का मेंटेनेंस अपना रखना चाहिए, जिससे कि, और वो भी इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, जिससे कि हम सारी चीज़ों का जांच पड़ताल हम अपने सुविधा के हिसाब से कर सकें और जो इंटरनेशनल जो मानक है उसको पूरा कर सकें। क्योंकि देखिए आज जिस तरीके की घटना घटी है, ये किसी भी देश का, किसी भी कंपनी के अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इस तरह की घटनाएं अगर होने लगे। और जो एक सोसाइटी में जो एक मतलब विश्वास है, जो ट्रस्ट है कि सबसे सेफेस्ट यात्रा हवाई जहाज का माना जाता है, तो मुझे लगता है कि वो लोग सोचने लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इसको अगर सैबोटाइज करने वाले लोग हैं तो कौन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार का जो बेसिकली अभी भी जो जांच की जो इसमें जो पॉलिसीज़ है उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और हमको उसको अपने हिसाब से जो यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फुलफ़िल करें, और जो इंटरनेशनल मानक को भी पूरा करता हो। और इसमें हर दिन नया इनोवेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डिजिटल का और टेक्नोलॉजी का हर फील्ड में विकास हो रहा है, जिस तरीके से मतलब जो साइबर का जो क्राइम बढ़ रहा है, तो भाई तकनीकी है वो तो गड़बड़ियाँ होंगी, लेकिन इस तरीके की गड़बड़ी जहाँ पे मतलब इतने लोगों की जान चली जाना, अब इसमें हम ह्यूमन एरर को क्वेश्चन खड़ा करें या तकनीक को करें, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का अगर सही तरीके से उसका वेरिफिकेशन किया जाए, क्रॉस चेक इन किया जाए, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और इसके लिए भारत की जो पॉलिसीज़ है एविएशन का, खास करके मेंटेनेंस को लेके, उसमें भी और चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। सर ऐसे जो प्लेन क्रैश केसेज होते हैं, इसमें ब्लैक बॉक्स और डाटा एनालिसिस जो है वो कितनी तेज़ी और कितनी पारदर्शिता से होनी चाहिए? नहीं देखिए, एविएशन में जो ब्लैक बॉक्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी वाला है, क्योंकि उस समय जो भी घटना घटती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में वो सारा चीज़ रिकॉर्ड होता है और उसका डाटा वेल प्रूवन है, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ब्लैक बॉक्स मिलना, और जब उसका जब डाटा को जब एनालाइज किया जाएगा, उस समय क्या क्या चैलेंजेस आई थी उस पायलट के द्वारा, जो भी उसमें कम्युनिकेशन किया गया होगा, जो भी वहाँ हेडक्वार्टर को संपर्क करने का जो भी उसने बताया होगा, मुझे लगता है कि वो आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें चूँकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसमें जितना डिले होगा मुझे लगता है कि डाटा के साथ भी छेड़छाड़ हो सकता है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि इस एविएशन में वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो बोइंग का है वो कौन से देश है। अगर कोई इस तरीके के टेक्निकल एरर आते हैं तो ऑब्वियस है कि उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है, जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको ये लोग बचाने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से ये संदेश है कि जो भारत सरकार है उसमें इसको अपने अंतर्गत अपने डोमेन में इसको कराए, जिससे कि एक्चुअल उसमें निकल के आए कि आखिर उस कम्युनिकेशन में क्या है
वो जो बॉक्स है उसके अंदर का जो डाटा फीडिंग क्या बताता है, उसमें प्लेन की स्थिति क्या थी, क्योंकि उसमें हर चीज़ का कितना फ्यूल्स था, हम कितने हाइट पे उड़ रहे थे, उसमें हमारा क्या कम्युनिकेशन हो रहा था, हमने किस किस को संपर्क किया। क्योंकि देखिए आप अगर देखेंगे तो जो समय है बहुत ही कम है। टेक ऑफ होने के बाद से हमको लगता है विदिन 40 सेकेंड के अंदर ही प्लेन जो है वो डाउन होने लगा। तो लेफ्ट साइड, हाँ, तो उसमें पायलट को या जो को पायलट है या जो भी उनका कम्युनिकेशन होगा बहुत ही कम समय का रहा होगा, और उन्होंने जैसे ही उनका कंट्रोल खत्म हुआ उन्होंने इमरजेंसी कॉल कर दिया था। तो मुझे लगता है कि ये एनालिसिस डाटा का जल्दी हो, और जितना जल्दी आएगा मुझे लगता है कि उतना त्वरित इस पर हम एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना घटे उस पर सरकार को फोकस होना चाहिए, और इसको और कैसे हम फुल प्रूफ कर सकते हैं उस पर भारत सरकार को R&D कराना चाहिए। क्या हम सर जो विदेशी मेंटेनेंस जो कंपनियां हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कैसे हम कम कर सकते हैं? एक तो सवाल ये है सबसे बड़ा। दूसरा सवाल सर ये है कि भारत की खुद की मेंटेनेंस कैपेसिटी जो है वो कितनी मजबूत है? देखिए पंकज जी, एक चीज़ मैं पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो मेंटेनेंस कमेटी हैं या जो मेंटेनेंस जो कंपनियां हैं, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में काम करती हैं, इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन को फॉलो करती हैं। लेकिन अभी भी इस रूल रेगुलेशन में जो खास करके वेस्टर्न नेशन है उनका एक तरीके से हेजेमनी है, वही लोग सारी चीज़ों को तय करते हैं। लेकिन भारत एक उभरती हुई शक्ति है, इमर्जिंग पावर है हर सेक्टर्स में। तो मुझे लगता है कि भारत को भी इस हिस्से में स्किल्ड लोगों को ट्रेंड करना चाहिए, और अपना एक मेंटेनेंस इस तरीके का अप्रोच दायरा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसका मेंटेनेंस, उसमें हम ये इस चीज़ में पहल कर सकें। दूसरा चीज़, क्योंकि देखिए आज क्या है कि जो प्लेन है वो ठीक है, ये टाटा इसको रेगुलेट कर रहा था एयर इंडिया को, लेकिन बहुत ऐसे प्लेन्स हैं जो यहाँ पे आती हैं जो विदेशी कंपनीज हैं, जो उसको विदेशी लोग उसको रेगुलेट करते हैं। लेकिन मेंटेनेंस तो जहाँ आप समझ सकते हैं हर एयरपोर्ट पे होता है, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, उसका सर्टिफिकेशन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे भारत में सर्टिफिकेशन के आधार पे लेजिटिमाइज कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका टेक्निकली और फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराना बहुत ज़रूरी है कि प्लेन क्या फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है। क्योंकि देखिए इस तरीके की जब घटनाएं घटती है तो एकाएक नहीं होती है, वो जब आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो पहले भी उसमें अलार्मिंग सिचुएशंस में वो बताते हैं, तो हमने उसको क्या उस पर काम किया, जो एजेंसी थी उसने उसको किस तरीके से करेक्ट किया। ऐसी बहुत तमाम टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पे सरकार को और ख़ास करके एविएशन जो विभाग है उसको इसमें फोकस करना चाहिए, जिससे कि इन सब चीज़ों को हम ठीक कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये जो क्रैश है एयर इंडिया विमान का अहमदाबाद जो लंदन जा रही थी, तो अगर ये क्रैश कराया गया है तो इसके पीछे किसके हित हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि किन संभावित एंगल की जांच जरूरी है, कौन शक्तियां इसके पीछे हो सकती हैं? देखिए ये चूँकि आपका सवाल है वो मैं समझ सकता हूँ कि ये सवाल क्यों है, क्योंकि आज वर्ल्ड जिस तरीके से हर नेशन एक कन्फ्लिक्ट के दौर से गुजर रहा है, चाहे सेंट्रल एशिया हो, साउथ एशिया हो या यूरोप हो, आप देख सकते हैं कि हर जगह पे एक अनरेस्ट है। और उसमें ऑब्वियस है कि ये जो घटना घटी है इसमें 3-4 कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है कि जो खास करके जो कॉरपोरेट राइवलरी है, जो खास करके जो बिजनेस हाउसेस का जो आपस में जो कंपटीशन है, ये भी एक एंगल हो सकता है। क्योंकि टाटा एक बड़ा ही रेपुटेटेड और रिनाउंड कंपनी है भारत की, और उसका जो काम करने का तरीका है, अगर बाकी आप जितने कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं जब उसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो टाटा का बड़ा ही सोशल और वेलफेयर वाला उसका अप्रोच रहा है। हाँ, वो बोलते भी हैं कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन नहीं। बिल्कुल। तो और बाकी जो इनके जो अपोनेंट्स जो लोग हैं उनका आप अप्रोच देख सकते हैं। एक तो ये राइवलरी होने का कारण हो सकता है। दूसरा, खास करके जो इंश्योरेंस की जो लॉबी है, इसको भी आपको देखना होगा कि जो इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जितने लोग यात्रा कर रहे होंगे वो सारे इंश्योरेंस उन सबके होंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एक प्रेशर चल रहा है,
ये भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अभी रिसेंट डे में अपने आप को वर्ल्ड के सामने प्रोजेक्ट किया है, वो कहीं ना कहीं इन सब सारी चीज़ों को तार को जोड़ता है। तो ये 3-4 मेजर एंगल हो सकते हैं, जिस एंगल्स को अगर हम डीपली स्टडीज़ करें, डीपली रिसर्च करें, डीपली उसका इन्वेस्टिगेशन अगर करें, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आज इस टेक्नोलॉजी में, अब जैसे आपने CIA का जो बात किया, तो ऑब्वियस है कि उसके पास कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ उसके पास क्लू होंगे, तभी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे इन सब चीज़ों को मेंशन किया। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये सारे एंगल्स को देखना चाहिए, जिसके आधार पे हम सही जांच कर पाए और उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, और जो भी इसमें कल्पिट लोग हैं या जो भी एजेंसीज अगर उसमें जो भी कॉर्पोरेट प्लेयर्स आ जाते हैं, तो उन्हें एक उचित दंड का भी व्यवस्था करना जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मतलब इस सेंचुरी का ये सबसे ही डेंजरस घटना घटा है, जिसको हम मतलब शब्दों में नहीं बोल सकते हैं। हम इसको फील कर रहे हैं, हर व्यक्ति फील कर रहा है। सर, ये कितना इसमें सच्चाई है? इंडियन पीपल्स इन सॉलिडेरिटी विथ फिलिस्तीन एक बॉयकॉट कॉल देता है टाटा ग्रुप के खिलाफ कि ये राइट विंग को फंडिंग करते हैं, ये राइट विंग का है, इनका शेयर मत लो, इनकी सर्विसेज मत लो, और इनके तमाम सारे जो कंपनीज हैं उनका ये बॉयकॉट किया जाता है। एट द सेम टाइम टर्किश कंपनी जो है वो फाइल करती है केस गुजरात हाई कोर्ट में, वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिलता है, तो ये प्रोटेस्ट का कॉल देते हैं और बाइकआउट का कॉल देते हैं। साथ ही सर, सारा एडम्स ने जो ट्वीट किया कि वहाँ पे ये मीटिंग हुई अफ़गानिस्तान में, तो अगर इन सारे डॉट्स को अगर हम कनेक्ट किए तो सर ये इत्तेफाक से तो नहीं हुए, और भारत सरकार को ये जांच का भी विषय करना चाहिए सर कि हु आर दोज पीपल हु आर सपोर्टिंग द इंडियन पीपल इन द सॉलिडेरिटी विद द फलस्तीन, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है सर। तो इस पे क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही फिजिबल क्वेश्चन है, और ये चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स ऑब्वियस है, नो डाउट, पॉलिटिक्स हर पॉलिटिकल पार्टीज करता है, लेकिन ये जो इंसिडेंट है, जो आप डॉट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको कनेक्ट कीजिए तो बिल्कुल सही है। सबको पता है कि आज वहाँ पे इजराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और भारत एक तरीके से इजराइल के सपोर्ट में है, और इजराइल भी भारत के सपोर्ट में है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का इंसिडेंट अभी रिसेंट डे में जो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो घटा है, उसमें हर नेशन का एक अपना पोजीशनिंग क्लियर हो गया। और मुझे लगता है कि खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आप देख सकते हैं कि हर वर्ल्ड के जितने भी नेशन है, सबका जो एक हाइड जो उसका अप्रोच होता है, तो सारा ओपन हो चुका है कि कौन कहाँ पे है, कौन किसके साथ है। तो ये जो आपने डॉट मिलाने की बात की, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ये तीनों जो इंसिडेंट आपने बताया, इस पर ऑब्वियसली कि जो जांच एजेंसी है, इसका भी उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन में एक पार्ट बनाएगी, क्योंकि ये मतलब अचानक नहीं हो सकता है, ये प्री प्लानिंग है। और जिस तरीके से ये लोग कोर्ट में गए और कोर्ट से वहाँ पे स्टे ना मिलना, फिर उसके अगेंस्ट में टाटा के प्रोडक्ट्स का और टाटा कंपनी का बायकॉट का कॉल देना, इवन सोशल मीडिया पे भी उसको चलाया गया। दूसरा, आप देख सकते हैं कि फिजिकली भी प्रोटेस्ट किए गए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस डॉट को अगर कनेक्ट किया जाएगा, तो एक अच्छा जो जिसको बोल सकते हैं कि जांच के बाद से जो निकल के आएगा, वो सही तस्वीर, पिक्चर हम सबके सामने आएगा। अगला सवाल है सर, जो ये मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, क्या इस घटना को ये सही रिपोर्ट कर रहे हैं या कोई गलत नैरेटिव बना रहे हैं? देखिए पंकज जी, आज जो मीडिया है, अगर आप मतलब किसी भी मीडिया की बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि वो मीडिया, खास करके अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड की मीडिया की बात करें, तो बायस्ड है। क्योंकि इसके मतलब मैं उस आधार पे कह सकता हूँ कि पिछले कुछ इंसिडेंट ऐसे घटे जिसमें मीडिया का जो रोल होना चाहिए था, वो रोल नहीं रहा। वो किसी न किसी नेशन का, किसी न किसी ग्रुप का, किसी न किसी एक जो स्टेक होल्डर्स थे, उसको रिप्रेजेंट किया। तो मुझे लगता है कि आज आप देख सकते हैं कि मीडिया में भी दो ग्रुप चल रहा है। एक खास करके जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में एक अलग नैरेटिव चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में तर्किश को पूरी तरीके से इस घटना का जिम्मेदार बनाने की कोशिश हो रहा है, जबकि जो मेन जो मीडिया है
वो चाहे टेलीविज़न का मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या वेस्ट का मीडिया हो, वो तकनीक की बात कर रहा है। तो ये देखना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया वो तर्किस के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, और जो मेन मीडिया है वो टेक्निकल लूफॉल की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो परसेप्शन जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं मीडिया, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक मतलब बहुत ही न्यूट्रलिटी बॉडी है, वो उसकी साख वीक हो रही है, और वो अपने स्टेक होल्डर को सेव करने के लिए जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ऐसी सिर्फ ये घटना, इसके पहले बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी इसमें न्यूट्रल होने की ज़रूरत है, जिससे कि सही चीज़ें निकल के सामने आए। क्योंकि आज मतलब आखिर क्या वजह है कि सोशल मीडिया एक अलग एंगल ले रहा है, मेन मीडिया अलग ले रहा है, जबकि अभी जांच किसी भी एजेंसी की खुल के सामने नहीं आई है। तो ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, और ख़ास करके हम सब जानते हैं कि आज के डेट में सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, ये किस तरीके से आपके माइंड को हिप्नोटाइज करता है, कैसे आपके डिसीजन को प्रभावित करता है। तो ये आज की डेट में एक टूल्स के रूप में जो भी पावरफुल नेशंस हैं, जिनके पास एजेंसीज हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो इसका यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगला सवाल है सर, जो टर्किश मेंटेनेंस कंपनी है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या पहले भी उन पे संदेह किया गया है? देखिए, ये जो टर्किश कंपनी है, इसके पहले इनका इतिहास जो रहा है, वो कुछ केसेस आई हैं, लेकिन मतलब शुरू से डाउटफुल रहा शुरू से इनके ऊपर क्वेश्चनेबल रहा है, संदेह के घेरे में ये कंपनी रही है। लेकिन प्रूव नहीं हो पाने के चलते इन्हें शायद उस तरीके से कन्विक्ट नहीं बनाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरीके की चीज़ें लगातार हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, तो इसमें जो भी एजेंसीज है उसको बड़ा ही सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप इस तरीके के जो एंटी ह्यूमन जो मेंटेलिटी है, जो इस तरीके का अप्रोच रखते हैं, जो अपने वर्चस्व को, अपने बेनिफिट्स के लिए इतने इनोसेंट लोगों को मतलब एक तरीके से उनका जान के साथ एक प्ले कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जांच एजेंसी इस चीज़ को ठीक कर सकती है। और जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी गवर्नमेंट है, उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके के एजेंडे को, क्या उस बिजनेस के माध्यम से कोई आइडियोलॉजी को प्रश्रय देने के लिए तो काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि देखिए, आज वर्ल्ड एक बड़ा ही नया फेनोमेना में गुजर रहा है। हर नेशन की अपनी चुनौतियाँ हैं, हर नेशन के अपने इंटरेस्ट हैं। हर जगह एक तरीके का एक आपसी जो जिसको बोल सकते हैं कि विद इन बिजनेस में भी एक कंपटीशन है, जो कि इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आता है। क्योंकि हमारा पास्ट ऐसा बताता है। तो इसीलिए हमें इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिससे कि इन सब चीज़ों से बचा जा सके। तो सर, अगला सवाल है मेरा, और ये आखिरी सवाल है। क्या भारत को अपने एविएशन सेक्टर की जो सेफ्टी है और जो सिक्योरिटी और जो मेंटेनेंस की जो पॉलिसी जो बनाई गई है, उसमें क्या स्ट्रेटेजिक बदलाव करने की ज़रूरत आ गई है आज? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारत सरकार ने जिस प्रकार से एविएशन को एक इंडस्ट्रीज के रूप में और एक इस देश की जनता को कनेक्ट करने के लिए जैसे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके की चुनौती आ रही है, उसमें भारत सरकार को खास करके जो डिपेंडेंसी है विदेशी कंपनियों पे, उससे उसका इफ़ेक्ट को कम करने के लिए इसमें भी सेल्फ रिलायंट बनने की ज़रूरत है। वो चाहे मेंटेनेंस कमिटी हो या जो हमारा टेक्निकल जो टीम है, उसको हम किस तरीके से रिफॉर्म करें, और उसको अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसको ध्यान में रख के हमको इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश भारत है। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एविएशन सेक्टर एक इंडस्ट्रीज के रूप में भारत के अंदर ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज है, तो अगर आप इस चीज़ को अगर इस तरीके से आप लेके जाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके की जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो चैलेंजेस हैं, और ख़ास करके जो विदेशों पे जो हमारी निर्भरता है, उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। तभी जाके हम एक सेफ्टी और सिक्योरिटी एविएशन बना सकते हैं, और ख़ास करके सेल्फ रिलायंट इस फील्ड में भी बन सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट शो, जो कि एयर इंडिया के क्रैश की पूरी डिटेल नॉलेज आपको देगा, उसको आज हम यहीं ख़त्म करते हैं।
और मिलेंगे फिर आपसे हम एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द अपीलिंग भारत। आज सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पहलू के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा की और किस तरीके से बताया कि इसमें किसी भी देश और कंपनी या हो सकता है कोई आतंकवादी संगठन, किसी का भी हाथ हो सकता है। तो अगर आपको जानना है तो ये आप पूरा पॉडकास्ट तो ज़रूर देखिए और दूसरों के पास भी भेजिए। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सबको ये बताएं द अपीलिंग भारत के बारे में कि अपीलिंग भारत एक ऐसा चैनल है जो कि ऐसा टॉपिक लेके आता है जो कोई और नहीं कवर करता है। इसलिए तब तक आप देखते रहिए द अपीलिंग भारत और मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।